नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष इस यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इतिहास में आज हम लेकर के आए हैं आपके सामने भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बताएंगे। और इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको इतिहास का चरणबद्ध तरीके से हम जो लेकर के चल रहे थे उसी को आगे बढ़ाएंगे। क्रिप्स मिशन की हमने बात की थी, जिसमें मैंने बताया था कि क्रिप्स मिशन को पूरी तरीके से भारतीयों ने और भारत की जितने भी राजनीतिक संगठनों ने उनको क्या किया था, वापस का रास्ता दिखा दिया था। इसलिए क्रिप्स मिशन जो था फेल हो गया था। उसके बाद में उसी क्रिप्स प्रस्ताव को बाद में क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। उसकी न्यू क्रिप्स प्रस्ताव से ये मान सकते हैं कि क्रिप्स प्रस्ताव के बाद में ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां थी, इससे पहले अगस्त प्रस्ताव हो या क्रिप्स मिशन वगैरह जो आते हैं, इनकी वजह से भारत में किसी तरीके से जो भारतीयों की जो मांग है उस पर कोई भी कार्य नहीं किए जाते हैं। पूर्ण स्वतंत्रता की बात की जा रही थी, उसको लेकर के कोई कार्य वगैरह तो योजना भी उनके पास है नहीं। और साथ में ही विश्व युद्ध छिड़ा हुआ है। विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने की वजह से भारतीय ब्रिटेन के लोग भारत में संपूर्ण तरीके से कह सकते हैं संसाधनों का पूरी तरीके से दोहन कर रहे थे। और जितने भी ब्रिटिश जो थी वो अपने युद्ध के खर्चे वगैरह भारत से निकालने का पूरा प्रयास किया जा रहा था। इससे भारतीयों में काफ़ी ज़्यादा रोष था और यहीं पर बात की गई कि आप क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई कि आप भारत छोड़ के चले जाइए, क्योंकि अगर जो आप भारत में रहेंगे तो जापानियों का भारत पे हमला जल्दी होगा। और जब आप नहीं रहेंगे तो क्योंकि जापानी आपको हराने के लिए भारत पे आएंगे और आपको हराने के बाद में वो भारत पर कब्जा कर लेंगे। इसी के कह सकते हैं जो इसके अग्रगामी इससे पहले के जो थे वो आप देख सकते हैं म्यांमार में था। म्यांमार से पहले आप देखें तो इंडोनेशिया था, जावा था, सुमात्रा था। इन सब क्षेत्रों में, सिंगापुर में, ये सब इन सब क्षेत्रों में जापान धीरे धीरे अपनी बढ़त बनाते हुए चला जा रहा था और वो एक एक देश जीतते हुए चला जा रहा था, क्योंकि इनमें से कई ऐसे क्षेत्र थे जो ब्रिटिश के अधिकार क्षेत्र में थे। जापान के हमला करने के बाद में वो क्षेत्र ब्रिटिश छोड़ करके भाग गए। तो भारतीय लोगों के मन में ये भी बातें थी कि अगर जो ब्रिटिश के ऊपर अगर जो हमला करेंगे जापानी, तो ब्रिटिश सरकार जापानी के सामने ब्रिटिश सरकार छोड़ करके वो भी भाग जाएंगे, ब्रिटिश भारत छोड़ करके भाग जाएंगे और जापानियों का इन पे कब्जा हो जाएगा। तो इस वजह से लेकर के भारत का एक आंदोलन शुरू किया गया, जिसमें बोला गया भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। इसके प्रमुख बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे। इसमें हम बात करेंगे कि कारण क्या था, क्यों हुआ और इनके जो प्रमुख फैक्ट वगैरह हैं, क्या क्या प्रस्ताव थे। इसके बाद में ऑपरेशन जीरो आवर की हम चर्चा करेंगे, उसकी हम चर्चा करेंगे। और इसमें कार्य योजना क्या थी, लोगों को क्या निर्देश दिए गए थे, उनकी हम बात करेंगे। और कैसे कैसे भूमिगत आंदोलन चलाए गए, भूमिगत आंदोलनकर्ता कौन कौन थे उनकी हम बात करेंगे। और जो भूमिगत रेडियो स्टेशन की बात की गई उसकी हम बात करेंगे। साथ साथ में हम समानांतर सरकार की बात करेंगे कि जो समानांतर सरकार का गठन किया गया, बलिया हो, बलिया के बाद में भी हम देखेंगे तामलुक हो, इन सब की हम बात करेंगे, इन सब का भी जिक्र होगा। तो और कौन कौन भाग नहीं लिया था वो भी हम बता देंगे। गांधी जी के अनशन का भी जिक्र होगा। तो ये मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम इन सब बातों को बताने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो में भारत छोड़ो आंदोलन को कंप्लीट तरीके से आपको बताएंगे। इसके बाद के वीडियो में हम बात करेंगे CR फार्मूला, उसके बाद हम बात करेंगे वेवेल योजना, शिमला समझौता। इन सब चरणबद्ध तरीके से उनका हम जिक्र आगे की वीडियो में करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन क्यों हुआ। मैंने बताया ब्रिटिश सरकार की दोहन वाली नीति। सबसे पहली बात, ब्रिटिश सरकार भारत के संसाधनों का पूरी तरीके से दोहन कर रही थी, काले गोरे का भेद चल रहा था किसी तरीके से। तो और दूसरी बात, जापानियों का आगे आने वाले समय में हमले होने की आशंका भी थी। इसको लेकर के ये भारत छोड़ो आंदोलन, ब्रिटिश को यहां से भगाने को लेकर के आंदोलन किया गया। इसका प्रस्ताव जो था 14 जुलाई 1942 को वर्धा गुजरात में रखा जाता है। वर्धा कहाँ है, गुजरात में है। यहाँ पर यह प्रस्ताव रखा जाता है और उस प्रस्ताव को भारत छोड़ो प्रस्ताव कहते हैं। आगे चल करके 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पारित हो जाता है। प्रस्ताव पारित होता है ग्वालिया टैंक मैदान, मुंबई में। इसमें अलग अलग कह सकते हैं कि राजनेताओं ने अलग अलग भाषण दिए। जवाहरलाल नेहरू ने कहा हम दोहरी तलवार से खेलने जा रहे हैं, जिसका हमला उल्टा बैकफायर हमारे ऊपर भी हो सकता है। इस तरीके से अलग अलग नेताओं ने अलग अलग भाषण दिए। गांधी जी ने भी अपना ऐतिहासिक भाषण देते हैं और उसमें उन्होंने जिक्र किया कि जो ये आंदोलन हो रहा है इसको आगे चल करके वापस नहीं लिया जाएगा, इसमें अब करने और मरने की बात है। अर्थात गांधी जी ने डू और डाई का नारा किसमें दिया, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने प्रमुख नारा करो या मरो का दिया था। ये प्रस्ताव जो था वो गांधी जी लेकर के आया था। इसको रखा था जवाहरलाल नेहरू से, समर्थन सरदार पटेल ने किया था। तो ये बातें आप याद रखिएगा, फैक्ट के रूप में इंपॉर्टेंट है। 14 अगस्त 1942 को वर्धा में प्रस्ताव रखा गया 14 जुलाई को, और उसके बाद में ये भारत छोड़ो प्रस्ताव रखा गया। इसके बाद हम देखेंगे तो 1 अगस्त को यहाँ पर मनाया जाता है तिलक दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन तिलक जी की मृत्यु हुई थी।
क्योंकि आप जान रहे हैं कि इससे पहले जब मैंने असहयोग आंदोलन बताया था, तो 1 तारीख को जब उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके ऊपर गांधी जी ने क्या किया था, तिलक स्वराज फंड की भी स्थापना की थी। तो आप याद रखिएगा 1 तारीख को मृत्यु हुई थी, तो इसलिए यहाँ पर क्या किया गया, उनके स्मृति पर कह सकते हैं तिलक दिवस मनाया गया। तो प्रस्ताव पारित हुआ ग्वालियर टैंक में, इसमें नारा क्या था, करो या मरो। तो इसके बाद में जब ये प्रस्ताव 8 अगस्त, याद रखिएगा यही डेट इंपॉर्टेंट है, इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, अगस्त क्रांति, याद रखिएगा अगस्त क्रांति। इसके चूंकि जितने भी राजनेता थे, बड़े बड़े नेता, उनका पूरी भारत की जनता पर बहुत जबरदस्त प्रभाव था। लोग उनकी बातों को सुनते थे और उनके लिए कह सकते हैं कि कुछ कर गुजरने की भी बातें थी, कि मतलब क्रांति की बात कही जा रही थी कि अब आगे क्या होगा, आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। इसको जनता के अंदर खूब जबरदस्त उत्साह देखने को मिलता है, और जनता के अंदर जब जबरदस्त उत्साह देखने को मिलता है, तो इस वजह से ब्रिटिश सरकार भी भयपूर्ण कह सकते हैं, बहुत भयभीत हो जाती है। और वो उसके अगले ही दिन 9 तारीख को, 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर चलाती है। ऑपरेशन जब जीरो आवर चलाया जाता है, तो उस ऑपरेशन के तहत जितने प्रमुख नेता हैं सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन जब नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, तो अलग अलग नेताओं को अलग अलग जगहों पर भेज दिया गया, जिसमें से हम देखेंगे आगा खां पैलेस में गांधी जी, कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई, सरोजनी नायडू, इतने लोगों को कहाँ रखा गया, आगा खां पैलेस में रखा गया, जिसमें आगे चल करके हम देखेंगे तो कस्तूरबा गांधी जी की, आप देखें कस्तूरबा गांधी की मृत्यु भी आगा खां पैलेस में हो जाती है। अहमदनगर में जेल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, जेबी कृपलानी को रखा गया। यहीं पर जवाहरलाल नेहरू ने भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसकी भारत की मतलब कि पुस्तक भी गांधी जी ने यहीं, मतलब जवाहरलाल नेहरू ने यहीं पर लिखी थी, अहमदनगर जेल में। बांकीपुर जेल पटना में राजेंद्र प्रसाद को रखा गया। चूंकि अब आप सोच रहे होंगे कि जो ये सम्मेलन हो रहा था, ये तो जो ये रखा गया था, प्रस्ताव रखा गया था, तो दिल्ली के मतलब मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में था, तो बांकीपुर जेल में राजेंद्र प्रसाद अगले दिन कैसे पहुंच गए। तो इनको पटना में ही थे, उस टाइम पे अलग अलग जगहों पर नेतृत्व करने की बात थी, तो राजेंद्र प्रसाद जो थे वो पटना में ही थे, तो इनको वहीं पर गिरफ्तार कर लिया गया। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया, हजारीबाग वर्तमान समय में झारखंड में, तो वहीं पर इनको रखा गया। ये बाद में जेल से भाग करके चले भी आते हैं, तो ये चीज़ याद रखेगा, इतने लोगों को इन जगहों पर रखा गया। कौन कहाँ पर, बांकीपुर राजेंद्र प्रसाद, अहमदनगर जेल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, जेबी कृपलानी, और भी लोग थे लेकिन इतने लोग इंपॉर्टेंट है। आगा खां पैलेस गांधी जी, कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई, सरोजनी नायडू, मीराबेन भी हैं। तो इतने सारे जगहों पर अलग अलग लोगों को रखा गया। इस समय एक बात और मैं बता दूं कि इस समय जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे हैं, वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कर रहे हैं। क्योंकि 1940 में जो अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था, उसके बाद में कोई कांग्रेस का अधिवेशन हुआ नहीं, तो यही इस टाइम भी वही अध्यक्षता कर रहे हैं। अब इसमें कार्य योजना भी तय की गई, मतलब अपने सुझाव भी दिए गए कि आम जनता के लिए क्या क्या सुझाव हैं, जो सम्मेलन में शामिल होना चाहते हैं वो कैसे कैसे सहयोग दे सकते हैं। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बातें कही गई। जैसे सरकारी कर्मचारी हैं, उनको नौकरी ना छोड़ने की हिदायत दी गई कि आप अपनी नौकरी ना छोड़ें। लेकिन एक बात और भी कही गई कि अगर आप लेकिन जो आंदोलनकारी हैं कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें कि हम इनके प्रति निष्ठावान रहेंगे। क्योंकि इससे पहले भी अब जब हम देखेंगे, इससे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरकारी कर्मचारियों ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। फिर आगे चल करके गांधी इरविन समझौते के तहत बात कही गई कि सरकार जो है उनको वापस ले। तो इस बार गांधी जी ने बोला कि आप अपनी नौकरी मत छोड़िए, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि आगे चल करके समझौता शायद ना ही हो ब्रिटिश के साथ। इस वजह से आप अपनी नौकरी वगैरह ना छोड़ें, क्योंकि बाद में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए लेकिन आप कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा आप जरूर कर दें कि हम कांग्रेस के प्रति निष्ठावान रहेंगे। इसमें भी और सैनिकों को आदेश दिया गया कि सैनिक जो हैं वो देशवासियों पर गोली ना चलाएं। सैनिकों को बोला गया कि अब देशवासियों पर गोली ना चलाएं। छात्र तभी पढ़ाई छोड़ें जब तक आज़ादी प्राप्त हो जाने तक निर्णय पर वो दृढ़ रहें। मतलब कि आप अपनी पढ़ाई तभी छोड़ें जब तक आप पढ़ाई छोड़ रहे हैं, तब तक आंदोलन में आप तब तक शामिल रहेंगे जब तक आप देश आज़ाद ना हो जाए। इसी आधार पर आप पढ़ाई छोड़िए, नहीं तो आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, उसको छोड़िए नहीं। राजा महाराजा जो हैं वो जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें, जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें और उनको अपना मतलब जनता के प्रति ईमानदारी बरतें। तो ये बातें कही गई। ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आप याद रखें कि ये बातें किसके टाइम पे कही गई, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे ये कार्य योजना थी। इन बातों को कहा गया था, अपने विचार रखे गए थे, तो इनको याद रखिएगा। ये पॉइंट हैं, 4 पॉइंट, इनको याद रखिएगा। अब आते हैं आगे। अब जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया, अब जब प्रमुख नेता गिरफ्तार हो गए, लेकिन जनता को आप कितनी जनता को गिरफ्तार करेंगे, जनता को तो आप गिरफ्तार उतना कर नहीं सकते थे। लेकिन खूब जबरदस्त तरीके से कह सकते हैं जन आंदोलन बहुत तेजी से फैल रहा था
और उनमें भी देखने को मिलती है खूब हिंसा भी खूब होती है। अहिंसा की तो बात कही गई थी, गांधी जी ने बोला था, लेकिन इससे पहले की घटनाओं में देखें तो गांधी जी हिंसा का खिलाफ थे, खिलाफ इसमें भी थे, लेकिन जनता के द्वारा करी गई हिंसा को उन्होंने नकार दिया। मतलब जनता हिंसा करती रही लेकिन उन्होंने किसी तरीके से उस पर एक्शन नहीं लिया, मतलब इस आंदोलन को किसी तरीके से वापस नहीं लिया गया। तो याद रखिएगा। तो इसमें जो जन आंदोलन था, जन आंदोलन में सत्याग्रहियों ने खूब गिरफ्तारियां दी, रेल की पटरियां उखाड़ दी गई, तार एवं टेलीफोन लाइनें काट दी गई, मजदूरों ने हड़ताल किया बड़े स्तर पर बहुत। और यहाँ पर देखेंगे तो उद्योगपतियों ने और जो व्यापारी वर्ग ने भी अब अच्छा खासा आर्थिक रूप से सहयोग भी दिया। इस आंदोलन को काफ़ी ज़्यादा आर्थिक रूप से सहयोग भी भारत छोड़ो आंदोलन को दिया गया। इसमें फिर आगे चल करके जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया तो कुछ आंदोलनकर्ता जो थे, जैसे अभी मैंने जयप्रकाश नारायण को बताया कि उनको हजारीबाग सेंट्रल जेल में बंद किया गया था, तो हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागकर फरार हो गए थे, तो कुछ दीवार फांद करके चले आए। तो जब चले आए तो अब भूमिगत रहते हुए, क्योंकि आप अगर जो फ्रंट में रह करके करेंगे तो ब्रिटिश सरकार आपको गिरफ्तार कर लेगी और जेल में डाल देगी, तो आप नेतृत्व तो कैसे करेंगे। तो भूमिगत रहते, भूमिगत क्या होता है, अंडरग्राउंड चले जाना, ऐसी ऐसी जगहों पर जगह चेंज करते रहना और किसी को उसकी भनक तक ना रहे। तो जन आंदोलन जो था भूमिगत आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे कौन कौन लोग थे? जयप्रकाश नारायण थे, राम मनोहर लोहिया थे, अरुणा असफ अली थे, सुचेता कृपलानी, उषा मेहता, बीजू पटनायक, आरपी गोयनका, इतने सारे लोग जो थे, और भी लोग रहे होंगे, और भी लोग हैं, लेकिन इतने सारे लोगों ने क्या किया, भूमिगत आंदोलन का नेतृत्व किया और जनता को निर्देश वगैरह देते थे। उसी में रेडियो वगैरह भी चलाया गया कि भूमिगत रेडियो स्टेशन भी शुरू किए गए, उसमें बहुत क्रांतिकारी स्तर पे काफ़ी ज़्यादा क्रांतिकारी भाषण वगैरह उसमें दिए गए, जिनमें नाम आता है उषा मेहता का और राम मनोहर लोहिया है। ये सब लोग क्या कर रहे थे, भूमिगत रेडियो स्टेशन का भी संचालन कर रहे थे, अपने अपने तरीके से भाषण दे रहे थे और जनता में एक कह सकते हैं कि क्रांति की लहर जग रही थी, इसलिए इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ये सब कह सकते हैं आप, चूंकि मैं आपको विजुअल तो मैं दिखा नहीं सकता, आपको चीज़ें बता ही सकता हूँ, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो स्टेशन का संचालन कौन कर रहा था, तो उषा मेहता, इन्होंने पहले शुरुआत की थी, तो ये इसलिए इनका नाम और राम मनोहर लोहिया का नाम आता है। बाकी भूमिगत आंदोलन की बात आएगी तो ये सारे लोग थे, इनको आप नाम याद रखिएगा, आरपी गोयनका, बीजू पटनायक, सुचेता कृपलानी, उषा मेहता, अरुणा असफ अली, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, ये सारे लोग जो थे वो सब आंदोलन वगैरह कर रहे थे, भूमिगत रह करके आंदोलन ये सब कर रहे थे। अब आंदोलन धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से अपना बढ़ता चला जा रहा था। उसमें भी देखेंगे तो समानांतर सरकारें भी गठित हुई। समानांतर सरकार का मतलब है कि आप ब्रिटिश सरकार की सत्ता को उखाड़ फेंकना और वहाँ की पर्टिकुलर स्थान पर क्या किया जाए, अपनी सत्ता स्थापित कर देना, अपनी सरकार बना लेना। तो उसी में समानांतर सरकार में बलिया में देखेंगे चित्तू पांडे के ने क्या किया था, बलिया में समानांतर सरकार का गठन किया। बलिया में इन्होंने वहाँ के जिलाधिकारी के पूरे अधिकार अपने अंडर ले लिए। 7 दिन तक सरकार चली थी और उसके बाद में इन्होंने वहाँ के कैदी वगैरह इनको सबको रिहा वगैरह भी कर दिया। तो इन्होंने क्या किया था, समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया था, बलिया में किया था चित्तू पांडे ने। ताम्लुक में जातीय सरकार का गठन, ताम्लुक मिदनापुर पश्चिम बंगाल में ताम्लुक में जातीय सरकार का गठन हुआ। सतारा में सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार बनी, जिसकी स्थापना वाई.बी. चौहान, नाना पाटिल ने किया था। तो ये सतारा महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। 1943 से 45 तक इसका ड्यूरेशन है, मिडिल 1943 से और 1945 तक सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार सतारा में गठित हुई। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रखिएगा, जिसमें ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार प्रश्न पूछा गया। बलिया में चित्तू पांडे, बलिया यूपी में, यूपी का सबसे पूर्वी जिला भी बलिया है। तो बलिया चित्तू पांडे याद रखिएगा। तो ये चीज़ें जो मैंने बताया इनको भी याद रखें, भूमिगत रेडियो स्टेशन और भूमिगत आंदोलन, इन सबको भी आप याद रखें। ये सभी इंपॉर्टेंट जो भी मैं फैक्ट वगैरह जो भी मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, इन सबको आप बिल्कुल अच्छे से याद रखें, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ते हैं ना, तो इसमें से आपको परीक्षाओं में प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने के आसार रहते हैं। मतलब कभी भी इनसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, आप ये फैक्ट दे दिया जाएगा। तो ये काफ़ी रिच पोर्शन होता है गांधी जी के, जब गांधी जी की बात करेंगे तब भी उसमें भी ये बातें आएंगी। इस वजह से इनको आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि किसने किसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, तो 2 लोग थे, एक कम्युनिस्ट पार्टी, दूसरा मुस्लिम लीग। ये तो कहीं भाग नहीं ले रहे थे, तो इसमें भी नहीं लिए। मुस्लिम लीग इनका एक अलग ही था कि मुझे बस एक पृथक राष्ट्र की चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप कुछ भी कर रहे हो, ब्रिटिश सरकार कुछ भी करे, मुझे कोई ना चाहिए, मुझे एक पृथक राष्ट्र चाहिए, पाकिस्तान मेरा सब। ये अगर इस पर कुछ कार्य योजना बनेगी तो हम बात करेंगे, उस पर हम आएंगे, लेकिन नहीं तो फिर हम किसी चीज़ में शामिल नहीं होंगे। ये मुस्लिम लीग का अपना स्टैंड था, तो मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया और कम्युनिस्ट पार्टी ने भी भाग नहीं लिया।
इस आंदोलन के दौरान ही जब गांधी जी को आगा खां पैलेस में जब बंद कर दिया गया, तो जब आगा खां पैलेस में गांधी जी को बंद किया गया तो गांधी जी ने क्या किया, अनशन शुरू किया। अब चूंकि इससे पहले कई बार हमने देखा है कि गांधी जी जब अनशन करते थे तो उनकी कुछ दिन बाद उनकी तबीयत खराब हो जाती थी। जब तबीयत खराब हो जाती थी तो अंग्रेज उनको छोड़ देते, मतलब सरकार उनको छोड़ देती थी। लेकिन इस बार जब गांधी जी ने अनशन किया, गांधी जी ने जब अनशन किया तो फिर ब्रिटिश सरकार ने बोला कि एक काम करो, लकड़ी वगैरह मंगा करके इंतजाम वगैरह कर लो, इस बार छोड़ेंगे नहीं चाहे जो हो जाए। तो अब गांधी जी ने क्या किया, 12 फरवरी 1943 को गांधी जी ने अनशन शुरू किया। लकड़ियां वगैरह सब आ गई, सब बंदोबस्त कर दिया गया कि अब होंगे तो यहीं जला दिया जाएगा, अंतिम संस्कार यहीं कर दिया जाएगा, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। तो ब्रिटिश सरकार को भी लग गया कि अब अनशन करेंगे तो अब गांधी जी कर रहे हैं क्योंकि अपने बातों पर अडिग रह रहे हैं, तो अब अनशन करेंगे, छोड़ेंगे तो है नहीं, इस वजह से क्या किया जाएगा, इनको अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। तो जो अब आगे चल करके इनकी वाइफ वगैरह और इनके जो सचिव थे, मतलब अपने पर्सनल सेक्रेटरी, ये दोनों लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो याद रखिएगा इन सब बातों का जिक्र आपको जो अमेरिकी पत्रकार है लुईस फिशर है, उन सब के अब जिक्र किया भी लुईस फिशर ने, तो याद रखिएगा इनके साथ में रहता था गांधी जी के लुईस फिशर। तो गांधी जी ने अनशन शुरू किया जब उनको लगा कि अब अनशन जो इस पर कोई कार्रवाई हो नहीं रही, गांधी जी की हालत पतली होती चली जाती, काफ़ी दुबले हो गए थे, इस वजह से गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ दिया। गांधी जी ने 21 दिन पर अपना अनशन तोड़ा और 6 मार्च 1943 को गांधी जी ने अपना अनशन खत्म कर दिया। तो गांधी जी ने जब अपना अनशन खत्म कर दिया तो अब ब्रिटिश सरकार को लगा कि हाँ ठीक है, तो उन्होंने कुछ इस पर अपनी प्रतिक्रिया वगैरह तो नहीं दी, लेकिन अनशन गांधी जी ने तोड़ दिया क्योंकि उनको लग रहा था ब्रिटिश सरकार को सुनने वाली है नहीं, आप अनशन करते रहिए। एक चूंकि चाहती तो ब्रिटिश सरकार इनको मतलब कोई सजा ऐसी सुना सकती थी, फांसी पर लटका, लेकिन फांसी पर भी लटका सकती, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप देखेंगे तो मैसेज क्या जाता, गलत मैसेज आता, क्योंकि अहिंसावादी थे। ऐसा नहीं था गांधी जी के फॉलोअर सिर्फ इंडिया में थे, अमेरिका में भी देखिए तो काफ़ी ज़्यादा बड़े स्तर पर गांधी जी को फॉलोअर थे, कह सकते हैं कि गांधी जी की विचारधारा को फॉलो करते। तो गांधी जी सिर्फ भारत के नेता नहीं थे, एक वैश्विक नेता की छवि अपने अंदर रखे हुए थे और लोग उनको मानते भी थे। तो ये 6 मार्च 1943 को जब गांधी जी ने अनशन खत्म किया, आगे चल करके 6 मई 1944 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। तो ये सब बातें इनको याद रखिएगा। तो जो मैंने बताया आपको फैक्ट वगैरह जो मैंने आपको इसके बारे में बताए हैं, इन सब फैक्टों को, ऑपरेशन जीरो आवर है, कितनी तारीख को, 8 अगस्त, इसको अगस्त क्रांति कहते हैं, इससे पहले मैंने बताया था आपको वो अगस्त प्रस्ताव था। तो इसी अगस्त क्रांति है, किसको बोलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त के महीने में हुआ इसलिए अगस्त क्रांति, तो वो भी अगस्त के महीने में आया था इसलिए अगस्त प्रस्ताव। तो ये सब है, ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है मिलाने के लिए प्रश्न। मैं आपको प्रश्न बता देता हूँ क्योंकि कई सारे बच्चों पूछते हैं कि प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे इससे, वो मैं आपको बता दूं फैक्ट वाइज। अब बाकी आप जो मैंने बताया लिखित में आ जाए तो आप जो मैंने बताया उनको आप चीज़ों को लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली फैक्ट कैसे पूछे जाएंगे उनका हम जिक्र कर दें। तो फैक्टों की बात करेंगे आपसे, ये जो पोर्शन है इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि मिलाइए, सुमेलित कीजिए कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान या ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार किए गए नेताओं को कहाँ कहाँ पर कैद किया गया था। मिलाइए, जेल नेहरू अहमदनगर, गांधी जी आगा खां पैलेस, राजेंद्र प्रसाद बांकीपुर, जेपी नारायण हजारीबाग सेंट्रल जेल, ऐसे पूछा जाएगा। तो आप सुमेलित कीजिए कौन सुमेलित है कौन नहीं है, या आप सुमेलित कर दीजिए कौन कहाँ पे है। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिए। तो इसमें भी देखेंगे तो जेल नेहरू को आगे चल करके अल्मोड़ा जेल में ट्रांसफर कर दिया गया, ये भी दिमाग में रख सकते हैं। तो बाकी डेट याद रखिए, प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को आया, प्रस्ताव पारित कहाँ हुआ, ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में पास हुआ। और वर्धा प्रस्ताव किसको बोलते हैं, यही है वर्धा प्रस्ताव। तो वर्धा ये भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है, बाकी जो मैंने बताया कार्य योजना जो मैंने बताया ये बातें थी, इनको आप अपने समझने के लिए इनको आप समझ सकते हैं कि क्या क्या बातें इसमें कही गई थी। जन आंदोलन भी अपने आप को समझ सकते हैं, भूमिगत आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था, समानांतर सरकारें कहाँ गठित की गई, भूमिगत रेडियो स्टेशन किसने भाग नहीं लिया, ये सब फैक्ट है, इनको अपने दिमाग में रखिए। तो ये रही बातें आज के वीडियो में, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। नेक्स्ट बात करेंगे CR फार्मूला, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। CR फार्मूला चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला, उसकी बात करेंगे। उसके बाद वेवेल योजना, शिमला समझौता, मतलब शिमला प्लान जो है उसकी बात करेंगे, शिमला सम्मेलन की। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।